मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके थे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस को। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ gases on solid। दैट मीन्स हमारे जो डिस्कस करना है इस टॉपिक में वो क्या करना है कि जब आपका कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल किसी सॉलिड की सरफेस पे आपका एडजॉर्ब होता है तो वहां पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। दैट मीन्स सिंपल सा है कि हमारे पास कोई एक सॉलिड की सरफेस है, ठीक है। इस सॉलिड की सरफेस पर क्या हो रहा है, गैसेस पार्टिकल जो होंगे आपके, वो गैसेस पार्टिकल इसकी सरफेस पर आकर के आपके अक्यूमुलेट होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जो आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो हो रहा है बच्चों, उसमें केवल गैसेस के मॉलिक्यूल ही आपके एडजॉर्ब हो रहे हैं किसी सॉलिड की सरफेस पर। तब वहां पर कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे इन्वॉल्व जो आपके इस एडजॉर्प्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। देखिएगा, नंबर 1 फैक्टर जो हमारे पास आता है दैट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, एज वी नो कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आपके एडजॉर्ब हो रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। और जो सरफेस हमारे पास में है जिसपे पार्टिकल आपका एडजॉर्ब हो रहा है, दैट सरफेस इज नोन एज एडजॉर्बेंट सरफेस। ठीक है, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि आप बात कर रहे हैं नेचर ऑफ गैसेस की, नेचर ऑफ गैस की। बिकॉज इस वाले एडजॉर्प्शन में हमने पहले ही एग्जांपल ले लिया है कि केवल गैसेस के मॉलिक्यूल ही एडजॉर्ब होते हैं किसी सॉलिड की सरफेस पर। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह है कि हमें जानते हैं कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा आपका वो होता है इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जब फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका इतना स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गैसेस जो होती है वो किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जाकर के इजीली एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं ऑल गैसेस कैन एडजॉर्ब विथ हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम। दैट मीन्स से हुआ कि हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो नेचर में इतना स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली किसी सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं। लेकिन कुछ गैसेस आपकी हाई वॉल्यूम में एडजॉर्ब होती हैं, जबकि कुछ गैसेस आपकी लो वॉल्यूम में एडजॉर्ब होती है। और ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं। वो डिपेंड करता है आपका किस पे, गैसेस विच easily liquefiable, वो गैसेस जो आपके लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं, जो लिक्विड में इजीली चेंज हो जाती हैं, कैन मोर एडजॉर्ब, वो आपकी मोर एडजॉर्ब होती हैं, या यू कैन से कि वो आपकी इजीली एडजॉर्ब होती है। ठीक है, सिंपल सा है कि नेचर ऑफ गैसेस की बात हम जब यहां पे करेंगे कि कौन सी गैसेस आपके सॉलिड के सरफेस पे इजीली एडजॉर्ब होती हैं या मोर एडजॉर्ब होती हैं, विद हाई वॉल्यूम एडजॉर्ब होती हैं, तो वो गैसेस जो इजीली लिक्विड में चेंज होने की प्रॉपर्टी रखती हैं, वो गैसेस आपकी हाई वॉल्यूम के साथ में एडजॉर्ब होती हैं किसी भी सॉलिड की सरफेस पर। सो गैसेस दोज कैन चेंज और कैन हैव प्रॉपर्टी टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड में इजीली चेंज होने की प्रॉपर्टी रखती हैं, वो गैसेस आपकी मोर एडजॉर्ब होती हैं। अब किसी भी गैस का लिक्विड में चेंज होना किस पर डिपेंड करता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दैट डिपेंड्स ऑन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, वो इनके क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा प्रॉपर्टी होती है लिक्विड में चेंज होने की। ठीक है ना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विफाइबल। वो गैसेस जल्दी लिक्विड में चेंज होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका होता है द मिनिमम टेम्परेचर of gases
of gases above it gases cannot change into liquid if further pressure is increases। क्या हुआ? क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैसेस का वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके अबाव या उस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर कभी भी गैसेस आपके लिक्विड में चेंज नहीं होती, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो जिस भी लिक्विड का, समझिए, देखिए दो ग्राफ में यहाँ पे आपको दे रहा हूं। मान लीजिए कोई लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना ही है, ठीक है, और किसी लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, बहुत, समझिएगा, किसी लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, इतना है, यानी कि लो है, और किसी का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उस गैसेस के पास में मोर चांसेस होते हैं कि वो आराम से लिक्विड में चेंज हो जाए। लेकिन जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, उस टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद एक बार कभी भी आपका जो गैसेस होता है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो सकता, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर लगाया जाए। तो जितना मोर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, उतना ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड में चेंज होने की। और जो गैसेस जितना ज्यादा लिक्विड में चेंज होने की प्रॉपर्टी रखती हो, वो गैसेस इजीली क्या होती है, सॉलिड की सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपके पास बन गई है कि वो गैसेस जो आपके लिक्विड में इजीली चेंज होती है, कौन कौन सी होती है, देखिएगा। सबसे ज्यादा जो आपकी इजीली लिक्विड चेंज होने की प्रॉपर्टी रखती है वो रखती है आपकी SO2 गैस, देन आपके पास होती है HCl गैस, ठीक है, देन आपके पास में होता है अमोनिया, अमोनिया आपका पहले आ जाता है इससे, अमोनिया गैस, देन आपका HCl गैस, देन आपके पास होता है CO2 गैस, देन आपके पास होता है CH4, देन आपके पास होता है N2 गैस, देन आपके पास होता है H2 गैस। ये गैसेस आपकी स्टेबल गैसेस होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है, इसलिए ये बहुत लो वॉल्यूम में एब्जॉर्ब होती है किसी सॉलिड के सरफेस पे। जबकि इन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए ये हाई वॉल्यूम के साथ में एब्जॉर्ब होती है किसी सॉलिड की सरफेस पे। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सिंपल सी बात इसमें सामने आती है कि वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उनकी प्रॉपर्टी लिक्विड में चेंज होने की ज्यादा होती है, दैट्स वाई वो मोर या इजीली और हाई वॉल्यूम के साथ में एब्जॉर्ब होते हैं किसी सॉलिड की सरफेस पर। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद मूव करते हैं सेकंड फैक्टर पे। चलिए हो गया। अब हम मूव करेंगे सेकंड फैक्टर पे कि सेकंड फैक्टर क्या होगा जो अफेक्ट करता है किसी गैसेस के एब्जॉर्प्शन को किसी सॉलिड के सरफेस पर। देखिएगा सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है दैट इज सरफेस एरिया। बच्चों इस वाले पॉइंट से आपके पास में क्वेश्चन भी जनरेट होता है, बताऊंगा आपको क्वेश्चन क्या जनरेट होता है। सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात हमारे सामने आएगी कि अगर हमारे पास में किसी सॉलिड का सरफेस एरिया इतना है और अगर हमारे पास किसी सॉलिड का सरफेस एरिया इतना है, ठीक है, तो जितना मोर आपके पास सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया, ठीक है, उतना मोर क्या होगा आपके पास में एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके पास में इंटर सरफेस एज वेल एक्टिव सेंटर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, जब जब आप सरफेस एरिया को करेंगे इंक्रीज, वैसे वैसे आपके पास में एक्टिव सेंटर्स जहां पर गैसेस के पार्टिकल जाकर के सेंट्रलाइज होते हैं इंटर सरफेस पर, वो एक्टिव सेंटर्स का नंबर भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास में गैसेस पार्टिकल का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमारे पास में कम सरफेस अवेलेबल होगी, लो सरफेस अवेलेबल होगी, तो यहाँ पे लो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे। जबकि हमारे पास सरफेस अगर इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर इंक्रीज होंगे, तो वहां पे मोर गैसेस के पार्टिकल इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन बच्चों आपके पास में आता है, क्वेश्चन देखो ये आता है कि वाई एब्जॉर्प्शन ऑन powder form or porous substances take place more as compared to non-porous or hard substances। देखिए क्या कह रहा आपसे, हमारे पास में कोई दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, एक हमारे पास कैसा है
पोरस, पोरस इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव सेंटर्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक वो पाउडर फॉर्म में हमारे पास में अगर होता है, और एक सब्सटेंस हमारे पास में होता है हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, दोनों में से किस पे एडजॉर्प्शन जो होगा वो मोर होगा और क्यों होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखिएगा, हमारे पास में एक सब्सटेंस है जो कैसा भी आपका हार्ड है। ठीक है, इसे हमने क्या करा, फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, इसे ब्रेक डाउन कर करके, तो आपके पास भी ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, जैसे पाउडर फॉर्म में आएगा हमारे पास में ये हार्ड सब्सटेंस, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, सरफेस एरिया जो होगा इसका, वो सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। एज वी नो कि जब सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स जो होंगे वो भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और जब एक्टिव सेंटर इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आपका एडजॉर्प्शन होगा वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था, उसका सिंपल सा बड़ा आंसर होगा आपके पास में कि दो सब्सटेंसेस विच आर एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म, ठीक है, वहां पर आपके उन सब्सटेंसेस के अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो वहां पे नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स आपके मोर होंगे, दैट्स वाई वहां पे मोर पार्टिकल्स ऑफ गैसेस जो होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, जबकि हार्ड सब्सटेंस जो रहेगा, यानी इसको वापस से अगर अपन क्या कर लें, एग्रीगेट कर दे, तो आपके पास में हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, बट जैसे एग्रीगेशन करेंगे हार्ड सब्सटेंस बनेगा, वैसे आपके सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वहां पे गैसेस पार्टिकल लो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास में है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर इंक्रीज होंगे, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगी वो भी आपकी इंक्रीज होगी। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड फैक्टर पर, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास में आने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। सरफेस एरिया का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स, सरफेस इंक्रीज होगी तो आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 3 अगर अपन बात करेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बड़े देखिए आसानी से समझने की ट्राई कीजिएगा इसको। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक सॉलिड की सरफेस है, इस सॉलिड की सरफेस पे पार्टिकल्स आ रहे हैं गैसेस के, और वो पार्टिकल आकर के अक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब जब इन पे आप पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई करेंगे बच्चों, क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर, तो एक बार तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने से ये पार्टिकल्स इस पे टाइटली बॉन्डेड होंगे या जाकर के इससे क्या होंगे, अटैच होंगे। दैट मीन्स जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पर आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट एक बार जब सारे पार्टिकल प्रेशर अप्लाई करने पे सारी सरफेसेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। एक बार मान लीजिए सारी सरफेस जो है ना वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है। ठीक है, सारे इंटर सरफेस पे प्रेजेंट जितने भी एक्टिव सेंटर्स थे वहां पे सारे पार्टिकल्स आपके सेंट्रलाइज हो चुके हैं, एक्यूमुलेट हो चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका एब्जॉर्प्शन नहीं इंक्रीज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन आपके पास होना था, जितनी आपके पास में सरफेस अवेलेबल थी, उस सारी सरफेस पे पार्टिकल ऑलरेडी आपके एक्यूमुलेट हो चुके हैं, सारे पार्टिकल जाकर के सेंट्रलाइज हो चुके हैं। तो अब आपके पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है जहां पर आप पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करवा पाए। तो फिर आपका कितना भी प्रेशर आप इंक्रीज करिए तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, किसके बीच में, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच में, x अपॉन m, और यहाँ पे ले लिया हमने प्रेशर। देखिएगा x अपॉन m में x क्या होता है आपका, मास ऑफ एडजॉर्बेट होता है। क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट। यानी m तो क्या है, जो सरफेस है आपकी उसका मास हो गया, और x क्या है, जो पार्टिकल्स इस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनका मास हो गया। तो x अपॉन m को क्या बोलेंगे, x अपॉन m को बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे, क्योंकि एडजॉर्प्शन में केवल दो ही चीजें होती हैं आपके पास में, एक तो एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट, और दोनों यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो जब इनके बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना बच्चों, तो आपका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है, पहले आपका इंक्रीज होगा देन आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि पहले आपके पास में स्पेस अवेलेबल है, आपके पास सरफेस अवेलेबल है जहाँ पे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे। लेकिन जब सारी सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी तो उसके बाद में आप कितना भी प्रेशर बढ़ाइए आपका एडजॉर्प्शन नहीं इंक्रीज होगा। तो जिस पॉइंट पर जाकर के आपका, जैसे मान लीजिए आप इंक्रीज हो रहा था, जिस पॉइंट पर जाकर के आपका सैचुरेट हुआ है, कांस्टेंट हुआ है, उस पॉइंट ऑफ प्रेशर को हम क्या कहेंगे बच्चों, पीएस कहेंगे।
क्या कहेंगे, पीएस। क्या बोल रहे हैं इसे, सैचुरेशन प्रेशर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सैचुरेशन प्रेशर कह रहे हैं। सैचुरेशन प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर एट विच एडजॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट, जब आपका एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। वेदर प्रेशर इज इंक्रीजेस, चाहे से आप प्रेशर को इंक्रीज कितना भी कीजिए, लेकिन अगर जहां पर आपका प्रेशर के बढ़ाने के साथ साथ आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उस प्रेशर को क्या कहेंगे, पीएस, यानी कि सैचुरेशन प्रेशर कहेंगे। बट देखिए स्टार्टिंग का ग्राफ आपको ये कह रहा है कि जब जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तब तक आपकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगी, उसके बाद में ये स्लोली स्लोली क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्रेशर पे आपका ये एडजॉर्प्शन की रेट कांस्टेंट हो जाएगी, उससे कहेंगे सैचुरेशन प्रेशर कहेंगे। सिंपल है, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा आपके पास में कॉन्सेप्ट आया है कि स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ाने पर जब आप एडजॉर्प्शन की रेट की बात करेंगे तो आपके पास में स्पेस अवेलेबल होने से आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन बाद में जब सारी स्पेस आपके पास ऑक्यूपाई हो जाती है, सारी सरफेस ऑक्यूपाई हो जाती है बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ाइए आपका एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास में एक और डेफिनेशन जो बनती है वो क्या बनती है इसमें, द ग्राफिकल relationship between pressure and quantity of adsorption। आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में हमने क्या किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या बोलेंगे, द ग्राफिकल रिलेशनशिप जो यहाँ पर और आपके बीच में क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, that is known as the graphical relationship between pressure and quantity of adsorption at constant temperature। constant temperature is known as adsorption isotherm। इसे क्या कहेंगे, adsorption isotherm कह देंगे, ठीक है। तो एक नई डेफिनेशन आपके पास में आ रही है, adsorption isotherm। isotherm का मतलब at constant temperature। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफिकल रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन प्रेशर एंड क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम मूव करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर के बाद। चलिए तो आपके यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को। मूव ऑन करते हैं फोर्थ फैक्टर पे जो हमारे पास होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बड़ा सिंपल सा फैक्टर आपके पास में है, इजीली आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए क्या होगा कि जब हमारे पास में कोई सरफेस पे ऑलरेडी पार्टिकल्स क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है ना, यानी ऑलरेडी पार्टिकल्स आके आपकी सरफेस पे ऑलरेडी अक्यूमुलेट है, एडजॉर्प्शन हो रखा है। अगर आप इसे हीट देना स्टार्ट करते हैं, यानी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद पार्टिकल्स यहां से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स जो है ना इज टेक प्लेस, रिमूवल ऑफ पार्टिकल इज टेक प्लेस व्हेन वी सप्लाई हीट टू इट, ठीक है ना। कि जब भी हम ऑलरेडी एक्यूमुलेट पार्टिकल्स को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने से ये पार्टिकल्स यहां से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब पार्टिकल रिमूव होता है ना बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स धीरे धीरे आपके यहाँ से डिसॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब एडजॉर्ब नहीं हो रहे, ठीक है, पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एडजॉर्प्शन जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सीधी सी बात ये होगी। तो सीधा सीधा रिलेशन जब हमारे पास आता है दैट इज कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो आपकी जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाती है। तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है आपके पास, कौन सी, डिसॉर्प्शन। यानी पार्टिकल जो ऑलरेडी अक्यूमुलेट थे वो भी यहां से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा बल्कि डिसॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर आपका। तो जब इसके बीच में हम ग्राफिकल रिलेशनशिप निकालते हैं एक्स अपॉन एम एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब ये एडजॉर्प्शन हो रहा है तो दैट मीन्स वो फिजिकल एडजॉर्प्शन यहाँ पर बात कर रहे हैं।
ठीक है। दोनों के बीच जब ग्राफ निकालते हैं तो हमारे पास ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। यानी कि जब टेम्परेचर को अपन क्या करेंगे इंक्रीज, तो धीरे धीरे आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते होते जब पूरे पार्टिकल्स यहाँ से डिजॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपका हो गया फैक्टर नंबर 4 कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर जो हमारे पास होता है दैट इज फैक्टर नंबर 5 जो हमारा लास्ट होगा दैट इज एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। जब हम बात करते हैं एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन की तो देखिए क्या बोलेंगे इसमें कि हम एक तरह से हमारे पास से मान लीजिए कोई सरफेस ऑलरेडी है जिसपे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपके अक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इस सॉलिड की सरफेस को हम कैसे एक्टिवेट कर दें जिससे इस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका इंक्रीज हो जाता है। देखिएगा फॉर इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब हमें इस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना होता है ना, तो वो हम टोटल 3 फैक्टर्स से इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास होता है वो हो सकता है क्या, बाय डूइंग सरफेस रफ विथ मैकेनिकल मेथड। देखिए बड़ा इजी है समझना, क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि जब हमारे पास में कोई सॉलिड की सरफेस ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हमने कुछ मैकेनिकल मेथड की हेल्प से स्मूथ सरफेस को धीरे धीरे क्या कर दिया, रफ कर दिया यहां से। तो जैसे ही मैं सरफेस को रफ कर देता हूं तो रफ करने से यहां पर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स जो होंगे वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, या सरफेस जो है वो आपकी धीरे धीरे पोरस बन जाती है, ठीक है ना। तो जैसे हमने कुछ मैकेनिकल सपोर्ट लिया, मैकेनिकल मेथड्स की यूज से इस सरफेस को हमने रफली कन्वर्ट कर दिया, तो रफनेस लाने से जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन बहुत कम हो पाता है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर कम होते हैं। तो सरफेस को जैसे अपने रफ कर दिया तो रफ करने से क्या होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर आपके इंक्रीज हो जाते हैं जिससे आपका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, नंबर 2 ये कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग सरफेस इनटू फाइन पाउडर। ये मैं आपको ऑलरेडी फैक्टर नंबर 2 में बता चुका हूं कि जब भी हम किसी सॉलिड की सरफेस को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, ठीक है ना। फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो अगेन नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाती है। सीधी सी बात आपके पास है, ठीक है। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ये कर सकते हैं बाय रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटी, रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। कि जो भी सॉलिड है उसकी सरफेस पे जो जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उन इम्प्योरिटीज को वहां से रिमूव कर दीजिए, तब भी आपके पास में नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। क्योंकि जो स्पेस आपका वैकेंट हुआ है बाय रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी वो स्पेस अब आपको यूज होगा उन पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे अक्यूमुलेट या एब्जॉर्ब करवाने के लिए। तो ये 3 तरीके हमारे पास होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी सॉलिड की सरफेस की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। देखिएगा एग्जांपल क्या है, आपके पास में मान लीजिए कि वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ये होता है यहाँ पे कोई भी एयर आपकी प्रेजेंट नहीं है। इसमें हमने क्या लिया है बच्चों, कार्बन लिया है। क्या लिया है, कार्बन। इसमें कार्बन के पार्टिकल्स आपके पास हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम में इसको हल्का सा स्टीम करते हैं अपन कंटिन्यूअस, ठीक है। जब हम कार्बन के पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली स्टीम करते हैं, हीट देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, ठीक है, तो क्या होता है इसमें जो जो इम्प्योरिटी होती हैं, ठीक है, जो जो आपके पास में इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक मॉइस्चर जो इसमें हुआ, लाइक जो हाइड्रोकार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो सब आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। क्या किया, कार्बन को हमने वैक्यूम में लिया और वैक्यूम में लेने के बाद में इसको कंटिन्यूअसली स्टीम किया, तो इससे इसमें जो भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगी, मॉइस्चर, हाइड्रोकार्बन, वो सब आपके रिमूव हो जाते हैं। और जैसे ही सब रिमूव हो जाते हैं तो आपका कार्बन जो है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिवेटेड चारकोल में। किसमें, एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है।
और जब एक्टिवेटेड चारकोल बन गया है तो अब ये चारकोल आपको गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए इफेक्टिव होता है। यानी एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है गैसेस पार्टिकल को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी कार्बन में नहीं होगी। दैट मीन्स ये हुआ कि कार्बन में से इंप्योरिटीज को रिमूव करने के बाद में हमने इसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा लिया है। ओके बच्चों, तो ये आपके पास में टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी गैसेस के एब्जॉर्प्शन को जब हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं किसी सॉलिड की सरफेस पे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।